नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है वो भी प्रथम वर्ष का लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट जो है वो यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी पर केंद्रित है, यानी समाजशास्त्र के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी है, अप्लाइड सोशियोलॉजी है इसमें, यानी समाजशास्त्र का जो व्यवहारिक ज्ञान है या हम कहाँ समाजशास्त्र को उपयोग कर सकते हैं। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी क्या होती है, यूजर्स ऑफ सोशियोलॉजी कहाँ कहाँ है, आप समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सोशियोलॉजी एंड प्रॉब्लम कैसे इंटर रिलेटेड हैं, यानी सामाजिक समस्याओं को या पर्सनल प्रॉब्लम्स को या सोशल प्रॉब्लम्स को, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सबको सोशियोलॉजी कैसे डील करता है। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड प्रॉब्लम, वो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर एक जो मेजर टॉपिक है इस यूनिट के अंदर वो है पॉलिसी एंड सोशियोलॉजी, यानी सोशल पॉलिसी फ्रेम करने में या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने में क्या सोशियोलॉजी भूमिका निभा सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि समाजशास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, यानी सोशियोलॉजी का जो अप्लाइड नॉलेज है वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और उससे कैसे कहाँ कहाँ बेनिफिट हो सकते हैं, या कौन कौन से एरिया हैं जहाँ हम सोशियोलॉजिकल नॉलेज का या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में है। तो जैसे हमारी और यूनिट्स हैं जो हमने 4-5 लेक्चर में कवर की हैं, ऐसे ही हम यहाँ एक एक करके एक एक टॉपिक यहाँ पर लेंगे और हर लेक्चर में हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, तो आज का जो, जैसे मैंने कहा, ये 5th यूनिट है, लास्ट यूनिट है आपके फर्स्ट पेपर की। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी से। उससे भी पहले बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो सबसे पहली यूनिट थी हमने वहाँ सोशियोलॉजी का मीनिंग, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, जो मेजर सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी हैं, उनकी बात की, उनके मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या हैं और कैसे सोशियोलॉजी जो है वो 1838 से जो है विस्तार लेता हुआ, डेवलपमेंट मतलब विकास करता हुआ और विस्तार लेता हुआ आज 21वीं सदी के समाजशास्त्र तक पहुंचा है। क्या क्या उसमें जो है नए नए इमर्जेंस जुड़े हैं, क्या क्या उसमें टॉपिक जुड़े हैं, वो सब चीज़ें हमने अभी तक मतलब यहाँ तक समझने की कोशिश की, उसका विस्तार, उसमें कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सी थ्योरी है, इंस्टीट्यूशंस है, वो सारे हम पिछली 4 यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको हमें अप्लाई करना सीखना है, उस थ्योरी का, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को, उस सैद्धांतिक ज्ञान को, उस कंसेप्चुअल नॉलेज को हमें सोसाइटी में हम कैसे कहाँ उपयोग में ला सकते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ तक यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी की बात है, हमको चाहिए कि पहले हम वापस से एक बार रिवाइंड करते हैं मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी को। तो आपने पढ़ा कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। समाज कैसे बनता है? संबंधों से बनता है, यानी समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जो मैकाइवर की बहुत इनिशियल डेफिनेशन है। ये बात आज हम कहते हैं कि आज जो ये संबंधों का जाल है और ये जो बहुत ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, इसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन फिर भी इनिशियली अगर हम स्टार्ट करें तो समाजशास्त्र संबंधों का जाल, समाज संबंधों का जाल है और इसी संबंधों के जाल को, अंतःक्रिया को अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र कहलाता है। तो समाजशास्त्र का अर्थ हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। अब ऐसा समाजशास्त्र जो समाज का, व्यक्तियों का, संबंधों का, अंतःक्रियाओं का, संगठनों का, संस्थाओं का, व्यवहार का, इन सब का अध्ययन करता है, संस्थाओं का, व्यवस्थाओं का, सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन करता है, वो कैसे हमारे लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है, एक सिटीजन के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसमें हमारा कहाँ कहाँ कैरियर हो सकता है। तो पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे कि जैसे हमने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और इसके माध्यम से जब संबंधों का अध्ययन करता है तो यानी हम समाजशास्त्र को पढ़ने के बाद या समाजशास्त्र का जो विद्यार्थी है वो समाजशास्त्र पढ़ने के बाद इस बात के प्रति अवेयर हो जाता है कि संबंध कैसे बनते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह के संबंधों के बारे में वो जान जाता है। औपचारिक अनौपचारिक संबंध कैसे बने, कैसे मूर्त रूप लेते हैं, फिर इन संबंधों के सुचारू संचालन में जो है वो समाजशास्त्र मदद करता है। जैसे हमने कहा कि समाजशास्त्र संबंधों का अध्ययन करता है, तो संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान जो है वो आपको अपने जीवन में संबंधों का सुचारू संचालन करने में भी हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज,
एक बहुत ही फेमस और नोबेल पुरस्कार विजेता गुनार मिडल, जो स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं और समाजशास्त्री भी हैं, 1974 में 1974 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान करने के लिए। मनी रिलेटेड थ्योरी उन्होंने दी थी। उनका ये कहना था, चूंकि वो अर्थशास्त्री भी और समाजशास्त्र में भी उनका योगदान है, तो उनका ये कहना था कि समाज विज्ञानों की भूमिका जो है लोकतंत्र को मजबूत करने में, यानी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में समाज विज्ञानों की यानी सोशल साइंसेस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सोचिएगा क्यों? क्योंकि जो समाज विज्ञान है, सोशल साइंसेस है, वो अंधविश्वासों और संकीर्णताओं को, जो कंजर्वेटिवनेस है और ब्लाइंड फेथ है, उस पर अटैक करता है, या उसके बजाय लोगों को तार्किक ढंग से सोचने पर मजबूर करता है, उनको प्रेरित करते हैं। तो समाज विज्ञान लोगों को अंधविश्वास और संकीर्णताओं से हटाकर तार्किकता पर, रैशनैलिटी पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है, और ओपन स्पेस प्रोवाइड करते हैं सारे सोशल साइंसेस, जो भी आप समाज विज्ञान है आपके पास, आपके सामने सभी समाज विज्ञान व्यक्ति को खुले में, ओपनली जो है, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, स्टेज प्रदान करते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं। और इन सब में भी गुनार मिडल का मानना था कि समाजशास्त्री जो होते हैं, यानी सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, वो ज़्यादा अच्छी भूमिका या ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उनका ये कहना कि समाज विज्ञान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समाज वैज्ञानिक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो खुला मंच प्रदान करते हैं वो लोगों को और लोकतंत्र को मजबूती देने में, और दूसरा वो उनको ओपन डिस्कशन के लिए, यानी खुली चर्चा के लिए, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और उन्हें तार्किक ढंग से सोचने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वो अंधविश्वास या रूढ़िवादिता और संकीर्णताओं की दृष्टिकोण से हटकर तार्किक ढंग से उस चीज को देखें। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? सोशियोलॉजिस्ट निभाते हैं, ऐसा उनका मानना था। चलिए, अब हम कुछ एरिया हम टच करेंगे एक एक पॉइंट करके कि समाजशास्त्र जो है कहाँ यूजफुल हो सकता है, व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो कई उपयोग हो सकते हैं, जैसे यह मनुष्य की जो बुनियादी समझ होती है उसको विकसित करता है। मनुष्य में समाज की जो बुनियादी समझ है उसको उत्पन्न करता है, या मनुष्य को समाज को समझने में हेल्पफुल होता है। क्यों? सीधा सा बात है कि समाज का अध्ययन करता है, तो समाजशास्त्र पढ़कर हम समाज, कितने प्रकार के आपके सामने समाज हैं। आपने जब अपनी सेकंड यूनिट में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे तो आपने पढ़ा था, कई तरह के समाज की बात करी थी। सरल समाज है, तो जटिल समाज है ना, सावयवी है, यांत्रिक समाज है। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें, अगस्त कोंत की बात करें, 3 चरणों का नियम, तो उन्होंने बताया अंधविश्वास का युग था, फिर तत्वशास्त्रीय युग है, वैज्ञानिक युग है ना। कार्ल मार्क्स का देख लीजिए, दुर्खीम का, जितने भी समाज के जो क्लासिफिकेशन है आपने पढ़े, अपने सिलेबस में पढ़े और उसके बाहर जाके पढ़े। आज का समाज देख लीजिए, ज्ञान समाज, मीडिया समाज, सूचना समाज, है ना, ये जितने भी समाज उभर के हमारे सामने आ रहे हैं, इन सबको समझने में समाजशास्त्र मनुष्य को एक बुनियादी समझ प्रदान करता है, एक उसके साथ सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। लोगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है कि लोग जो अंतःक्रिया करते हैं, जिसे हम समाजशास्त्र में अंतःक्रिया शब्द इस्तेमाल करते हैं व्यवहार की जगह, तो लोगों की अंतःक्रिया को समझने में मदद करता है। सोशल सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, समाज में कैसे व्यवस्था बनी रहती है, कैसे सिस्टम ऑपरेट करते हैं, और परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य कैसे अपने व्यवहार को संशोधित करता है या कैसे एक्ट करता है, ये सब चीज़ें समझने में और इनकी एक अच्छी बुनियादी समझ विकसित करने में समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। नेक्स्ट, ये हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। देखा जाए तो समाजशास्त्र जो है अन्य समाज विज्ञानों से ज़्यादा व्यापक होता है। कैसे? आपने देखा कि चाहे वो राजनीति हो, राजनीति विज्ञान हो, जिसमें आप क्या करते हैं, प्रशासन, राज्य, संविधान, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो राज्य जो है वो समाज के अंदर ही एग्जिस्ट होता है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो व्यक्ति समाज के अंदर एग्जिस्ट करता है। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का, आय व्यय, बजट, लेन देन, उत्पादन, वितरण, संसाधन, इन सब का अध्ययन करता है, तो वो सब भी समाज में है। यानी जितने भी समाज विज्ञान हैं, आप दर्शन शास्त्र ले लो, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, वो सब, उन सब का एग्जिस्टेंस कहाँ है? समाज में। समाज से परे कुछ नहीं है, सब समाज के अंदर है। तो
इसलिए इन सब विषयों के साथ साथ इन समाजशास्त्र जो है वो इन सब विषयों का भी अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र अपने आप में एक इंटरडिसिप्लिनरी शब्द विषय है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, जिसमें हम इन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं और पार्शली, कंप्लीटली नहीं पर पार्शली हम सभी को समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति भी आ गई, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजन, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी। तो इसीलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र या जो है व्यक्ति को या विद्यार्थी को एक व्यापक दृष्टिकोण, एक व्यापक नजरिया देता है समाज को या दुनिया को देखने का, जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। समाज के हर पक्ष को समझने की हम कोशिश करते हैं। फिर जैसे अभी मैंने बताया, हमें व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझने में भी बहुत मदद मिलती है, व्यक्ति की पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को। जैसे आपकी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान मिलकर एक ब्रांच बनी, एक नवीन ब्रांच उभर कर आई, क्या थी वो? समाज मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी। आप लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट में, आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने पढ़ा था रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। तो वहां हमने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, इन सबके संबंधों को पढ़ने की कोशिश की। तो जो नई ब्रांच, इन दोनों के सम्मिलन से जो नई ब्रांच उभर के आई, सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी यानी इट इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे हम व्यक्तित्व को समझते हैं, उसकी रुचि, उसकी एटीट्यूड, यानी उसकी अभिवृत्ति को, उसकी रुचि को, उसके व्यक्तित्व को समझते हैं और उसके माध्यम से हम व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। और जब आप व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझते हैं तो नेचुरली संबंधों को और समाज को समझने में हमें आसानी होती है, सरलता होती है। फिर हम जो जितने समाज, हम जैसे जानते हैं कि समाज, जो पूरा विश्व है, उसमें अनेक संस्कृतियां, अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक बोलियां हैं, है ना। तो जाति, धर्म, भाषाओं के आधार पर यहाँ बहुत सारी विविधता है। तो समाजशास्त्र हमें संस्कृतियों को समझने में भी मदद करता है। हमने पढ़ा था सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन, कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र किस तरह से अंतर संबंधित है। तो एक नई ब्रांच आई आपके सामने, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो समाजशास्त्र आपको, या सामाजिक मानवशास्त्र जो है वो आपको मनुष्य की ओरिजिन और उसकी कल्चर, उन सब के बारे में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। तो संस्कृति, जिसका मतलब हम जानते हैं कि संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति का मतलब है जीवन जीने का तरीका, और जीवन के जीने के तरीके में भौतिक और अभौतिक दोनों ही संस्कृतियां शामिल हैं। हमारी लैंग्वेज, खान पान, बोलने चलने का तरीका, और वो सारी चीजें जो हम जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी भौतिक संस्कृति। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम संस्कृति कहते हैं। तो अपनी संस्कृति और अन्य समाज की संस्कृति को समझने में समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। तो एक व्यापक दृष्टिकोण संस्कृतियों को समझने में और संस्कृतियों के प्रभाव को समझने में हमारी मदद करता है। फिर समाज विज्ञानों में जो रिसर्च होती है, अनुसंधान होते हैं, तो अनुसंधान के जो तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, यानी तकनीक है, पद्धतियां हैं, जिसे आप अनुसंधान की प्रविधि, अनुसंधान की तकनीक कहते हैं, उन मेथड्स को भी समझने में और उनको अप्लाई करने में समाजशास्त्र हमारी बहुत मदद करता है। कैसे आप रिसर्च टेक्निक्स को सोसाइटी के विभिन्न मुद्दों पर, समाज के विभिन्न पक्षों पर अप्लाई करते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस किसी भी फैक्ट्स का, किसी भी सूचना का, किसी भी डेटा का एनालिसिस या विश्लेषण आप तब कर सकते हैं जब आप सोसाइटी को अच्छे से समझते हैं, है ना। चाहे वो उसका आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, कोई भी पक्ष हो। तो जब आप सोशल रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते समय उनका विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। और आप किसी भी फैक्ट्स का या सूचना का विश्लेषण या कारण परिणाम संबंधों को कब स्टैब्लिश कर सकते हैं? जब आप समाज को और उसके आसपास की परिस्थितियों को, परिवेश को अच्छे से समझते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की जो तकनीक है, प्रविधि है, मेथड्स हैं, उनको अप्लाई करने में, उनका उपयोग करने में समाजशास्त्र हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य, एक वाइड पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। और डिटेल आगे हम चलते हैं तो समाजशास्त्र हमें विभिन्न सामाजिक समस्याओं को समझने में मदद करता है और उनका सामना करने में
हमारी मदद करता है कि हम कैसे उसके साथ कोप अप करें, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालें। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत परिवारीजन या हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो भी वरिष्ठ सदस्य हैं वो अपनी बातचीत के माध्यम से आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो समाजशास्त्र आपको ये दृष्टिकोण प्रदान करता है कि हम कैसे विभिन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके और उनके साथ कोप अप कर सके, एडजस्टमेंट कर सके। और एक चीज देखिए, समाजशास्त्र जो है वो आपको आलोचनात्मक चिंतन आप में पैदा करता है, यानी क्रिटिकल कंसाइंस पैदा करता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण आपको देता है, आलोचनात्मक सोच आप में पैदा करता है कि आप किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं या किसी भी चीज का जब विश्लेषण करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा क्रिटिकल माइंडसेट हमें डेवलप करता है समाजशास्त्र। वो आपको उसके हर पक्ष पे सोचने पे मजबूर करता है, उसके कॉज क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी प्रॉस कॉन्स सबको समझने में, सबको व्यापक रूप से देखने में हमारी मदद करता है। और देखिए कि संस्कृति जो है समाजशास्त्र जो है वो संस्कृति है, फैशन है, भोजन है, जीवन शैली है, लाइफ स्टैंडर्ड है, आपका लाइफ स्टाइल है, इन सब में जो, और हमारी आदतें हैं, इन सब में जो तेजी से बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उनके पीछे क्या कॉजेज हैं, इन सबको समझने में भी समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। जनरेशन गैप है, 2 या 2 से अधिक जो पीढ़ी है उनके बीच में जनरेशन गैप जो बढ़ रहा है, क्या कारण है? जनरेशन गैप या पीढ़ी अंतराल पहले भी होता था, है ना, आपके दादा माता पिता और दादा दादी और आपके माता पिता में, आप में और आपके माता पिता में, आप में और आपके दादा में, यानी फर्स्ट और थर्ड जनरेशन के बीच, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बीच। तो ये जो गैप थे ये प्रारंभिक समय से रहे हैं, बिल्कुल प्राचीन समय से रहे हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी वर्तमान में जब से हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, हमारी तकनीक पे निर्भरता बढ़ी है और लोग हर काम अब मशीनों के माध्यम से या कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से करने लगे हैं, तो जनरेशन गैप ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि एक वो पीढ़ी, इनिशियल पीढ़ी जिसको इन सब चीज़ों की ज्ञान नहीं था, जिन्होंने कभी इस सिस्टम को नहीं देखा, और एक वो जिन्होंने देखा है लेकिन प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया हो। तो ये जनरेशन गैप जो है टेक्नोलॉजिकली देखें तो टेक्नोलॉजिकल डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए जनरेशन गैप भी बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों को, इनके कॉज कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में भी समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। और इसी तरह के अन्य जो भी बदलाव समाज में हुए हैं, परिवार में, शिक्षा में, विवाह, नातेदारी, धर्म, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो जितने भी ये सारे इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर्स हैं हमारे सोशल, इन सब में जो बदलाव हुए हैं, उन सब बदलावों को और उनके पीछे कारण परिणाम संबंधों को समझने में, उनका विश्लेषण करने में समाजशास्त्र हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि समाज और संस्कृति दोनों को समझने में जो है समाजशास्त्र हमारी बहुत मदद करता है, हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फिर समाज में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, और जितने सोशल प्रॉब्लम जिसे आप कहते हैं, इनइक्वालिटी है, कास्टिज्म है यानी जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, ये जितने भी जिसको आप कहते हैं कि जो सोशल इंटीग्रेशन में यानी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं या राष्ट्र को चुनौती देते हैं, लोकतंत्र को चुनौती देते हैं, उन सारी सोशल प्रॉब्लम्स को, ड्रग एब्यूजेस है, नशे की समस्याएं हैं, समूह तनाव है, लैंगिक भेदभाव है, वर्ग संघर्ष है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, इन सबको समझने में भी समाजशास्त्र हमारी मदद करता है, हमें व्यापक दृष्टिकोण देता है इन सबको समझने में, इनके पीछे छिपे कारण परिणाम संबंधों को जानने में। क्यों? हर 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 पॉइंट के पीछे आपको देखने को मिलेगा कि समाजशास्त्र एकमात्र ऐसा विषय है जो सभी जितने भी समाज विज्ञान है उनके इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो एक ही सामाजिक घटना के पीछे जो आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारण है, व्यक्तिगत कारण है, उन सबको बखूबी एक्सप्लेन करता है, उनको समझने में हमारी मदद करता है, और हम कैसे उन समस्याओं से निजात पाएं या उनका सामना करें, इसमें भी हमारे लिए मददगार साबित होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, जैसे मैंने भी बताया, परिवार, नातेदारी, विवाह, शिक्षा, धर्म, जाति, ये विभिन्न जो अवधारणाएं हैं और सिद्धांत हैं इन सब चीज़ों से संबंधित, वो उसके प्रति हमारी समझ पैदा करता है। आप देखिए, आप लोगों ने क्लास में देखा होगा, जब हमने प्रारंभिक
क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने आपसे कुछ 2 या 3 बेसिक सवाल पूछे थे समाजशास्त्र विषय स्टार्ट करने से पहले। मैंने आपसे पूछा था क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज कास्ट, व्हाट इज ह्यूमन बीइंग, मनुष्य क्या है, संस्कृति क्या है और जाति क्या है। तो बेसिक सवाल मैंने आपसे पूछे थे और आप लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा और इवन हम लोग जवाब भी नहीं दे पाए उसका। इवन व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है। तो ये समाजशास्त्र, मेरी समझ में समाजशास्त्र ये एक ऐसा विषय है जो आपको ये जो बेसिक सवाल है, मनुष्य क्या है, संस्कृति क्या है, समाज क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है और ये क्या रोल प्ले करते हैं हमारी जिंदगी में, इन सबको शायद जितना समाजशास्त्र एक्सप्लेन करता है और कोई विषय नहीं करता। समाजशास्त्र इन सब जो कंसेप्ट्स हैं और थ्योरीज हैं इनकी व्यापक समझ हमारे अंदर पैदा करता है। आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि हम बचपन से जिन कंसेप्ट्स को अपनी फैमिली में, अपने पड़ोस में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने वर्क प्लेस पे सुनते हैं, बोलते हैं, जाति, धर्म, भाषा, लैंगिक भेदभाव, उन सबको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हम उदाहरण तो दे देते हैं, ये उदाहरण के लिए ये इसको कहेंगे जातिगत भेदभाव या इसको कहते हैं जाति, या जो हम अपने नाम के आगे लगाते हैं वो होती है जाति, लेकिन एक क्लियर कट डेफिनेशन देने में हम असमर्थ होते हैं। तो समाजशास्त्र का जो विद्यार्थी होता है या समाजशास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थी इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो हर चीज को क्लियर कट डिफाइन कर सकें कि दिस इज कास्ट, दिस इज कल्चर, दिस इज रेस, दिस इज क्लास, तो क्या है और इनमें क्या अंतर है। आपने अभी तक आपने अब जब एक पूरी फर्स्ट यूनिट से 5th यूनिट तक की जो आपने यात्रा की और सारे कंसेप्ट्स और थ्योरीज पढ़े, तो मुझे लगता है कि आप पहले दिन जब इस क्लास में आए थे और आज लास्ट यूनिट तक आते आते अब आप इस बात के लिए सहमत होंगे और ये समर्थ होंगे इन सब शब्दों को परिभाषित करने के लिए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब इन सब चीजों को डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान में समाज में जितनी भी नवीन अवधारणाएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे मैंने बताया मीडिया समाज है, ज्ञान समाज है, सूचना समाज है, नेटवर्क समाज है, उपभोक्ता समाज है, बाजार समाज है, इन सबको भी हम समाजशास्त्र के माध्यम से ही समझ सकते हैं। समाजशास्त्र ही एकमात्र विषय है जो इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, इनके क्या डिफरेंसेस हैं इनको बताने की कोशिश करता है और क्यों हम इनको इन सब एडजेक्टिव्स से और इन सब विशेषताओं से जानने संबोधित करने लगे हैं, ये भी समाजशास्त्र हमें बताता है। जैसे मैंने कहा था कि इस यूनिट में आगे आप पढ़ेंगे सोशल पॉलिसी, तो सामाजिक नीतियों के निर्माण करने में और सामाजिक नीतियां जब बन जाती हैं यानी सोशल पॉलिसीज, आपने देखा होगा सरकार जो है अपने नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती है और वो पॉलिसी समय समय पर जो प्रशासन है वो संबंधित प्रशासनिक विभाग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू कराते हैं। तो जो नीतियां बनती हैं तो नीतियों के निर्माण में भी समाजशास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर हम नीति निर्माण करने वाला या नीति निर्माता जो है वो सामाजिक संबंधों को या समाज को या समाज के विभिन्न पक्षों को नहीं जानता तो वो एक प्रभावशाली सामाजिक नीति बनाने में असमर्थ होगा। तो समाजशास्त्र का रोल वहां भी है सोशल पॉलिसी फ्रेम करने में, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कहाँ करना है, क्या परेशानियां आ सकती हैं उनसे कैसे निपटना है इसमें, और फिर जब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लोगों पे लागू कर दिया, तो उसके परिणामों का मूल्यांकन करने में उसका क्या फीडबैक रहा, क्या उन योजनाओं का लाभ उसे मिल रहा है कि नहीं, कैसे मिल रहा है, क्या कमी है, कैसे उसे संशोधित या परिमार्जित किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों में भी जो है समाजशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको यहाँ तक जो है बताने की कोशिश की कि यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी क्या क्या है, समाजशास्त्र का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। अब मैं बात करूंगी कैरियर कहाँ कहाँ बना सकते हैं आप। तो जनरली लोगों का ऐसा मानना है समाजशास्त्र के बारे में, ऐसा मिथक है लोगों को कि समाजशास्त्र पढ़ के या तो स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर बना जा सकता है या फिर एक आध कोई फील्ड होगा जैसे सोशल वर्कर बन सकते हैं, बस इतना ही लोगों को लगता है एनजीओज में या सोशल वर्कर के रूप में आप काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और कुछ लोग तो इसलिए इस सब्जेक्ट को ले लेते हैं कि भाई ये जो है इसमें परिवार, धर्म, जाति, विवाह जैसे आसान विषय होते हैं जिनको मन से लिखा जा सकता है। तो अगर ये भ्रम है आपके मन में भी तो प्लीज इस भ्रम को तोड़िए और देखिए कि समाजशास्त्र विषय कितना व्यापक है और इसके माध्यम से आप कहाँ कहाँ नौकरी ले सकते हैं या किस किस फील्ड में काम करने के लिए जा सकते हैं। जैसे टीचिंग है, जो मैंने बताया, टीचिंग है, सोशल वर्क है। अब MSW करके मास्टर ऑफ सोशल वर्क करके एक सेपरेट विषय भी है
जो सोशियोलॉजी का ही एप्लीकेशन पार्ट जिसे हम कह सकते हैं, इसका व्यवहारिक पक्ष है। समाजशास्त्र में आप सिद्धांत, कंसेप्ट, ये सब चीजें पढ़ते हैं और इसको फील्ड में कैसे यूज करते हैं, यानी अप्लाइड सोशियोलॉजी जो है वो सोशल वर्क है, तो सोशल वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो सोशल रिसर्च विभिन्न मुद्दों पर, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बच्चे हैं, गर्ल्स के चाइल्ड राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, ऐसे बहुत सारी सोशल और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो सोशल रिसर्च पर काम करती हैं और वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? जैसे अभी हमने पढ़ा था कि रिसर्च की जो टेक्निक्स हैं, उनका जो एनालिसिस है, उनका जो विश्लेषण है, वो समाजशास्त्री या समाजशास्त्र का विद्यार्थी बहुत अच्छे से कर सकता है। जो मेडिसिन का क्षेत्र है, चिकित्सा से रिलेटेड प्रोफेशन है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस है। आपने देखा होगा इंजीनियर, अगर आपके जान पहचान में कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो सोशल इंजीनियरिंग एक, क्योंकि मेडिसिन, लॉ यानी कानून है, चिकित्सा विभाग है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, एमबीए वगैरह, तो उन सब में एक सोशियोलॉजी एक पेपर के रूप में ही सही लेकिन पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सभी को समाज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो सकम कर जाएंगे और वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्री है, उद्योगों में हमें सोशियोलॉजी की ज़रूरत होती है। रूरल और अर्बन प्लानिंग यानी गांव और नगर की जो योजना बनाने में कि कैसे बनने चाहिए, कहाँ कहाँ फायदे हैं, क्या लोगों की डिज़ायर होती है, कैसे आप अर्बन और मतलब किसी नगर और गांव को बसावट बना सकते हैं। आप देखते हैं कि आजकल नगरों में मल्टी स्टोरीज बनती हैं या एक प्लानिंग मतलब एक जो कहते हैं कि इंडिविजुअल मकान भी बनते हैं तो कॉलोनी के रूप में बनते हैं। वो सब बनाने में उनकी क्या नीड्स हो सकती है, क्या सोसाइटी, क्या लोग प्रिफर करेंगे, किस तरह के मकान, तो प्लानिंग में जो है, योजना में, ग्रामीण और नगरीय प्लानिंग में भी जो है आपके सोशियोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो, चाहे सेंटर हो, या IAS RAS हैं, उनमें आप जा सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग, नो डाउट, नीति निर्माण में सोशियोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बिजनेस कंसल्टेंसी में सोशियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। पॉलिटिक्स, नो डाउट, पॉलिटिक्स भी एक अच्छा क्षेत्र है। जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति एक गंदा क्षेत्र है या राजनीति गंदी होती है, वो एक संकुचित सोच है। अगर समाज को समझने वाला व्यक्ति और समाज के हर तबके को समझने वाला व्यक्ति राजनीति में आता है तो नो डाउट राजनीति में बहुत अच्छा काम करता है। आर्किटेक्चर है, उसमें सोशियोलॉजी की ज़रूरत होती है। चाइल्ड वेलफेयर और हेल्थ है, महिला आयोग मतलब विमेन रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं महिलाओं बाल विकास के, वहाँ आ सकते हैं। जोरोंटोलॉजी यानी जो वृद्धों की का अध्ययन होता है, वृद्धों से रिलेटेड समस्याएं होती है, वृद्धाश्रम वगैरह, या जो बुजुर्ग लोगों के अध्ययन जहाँ होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री आपने देखा है आर्मी वगैरह में भी जो है लोग जाते हैं MSW करके, ताकि वो काउंसलिंग कर सकें। ऐसे लोग चूँकि जो सेना में या आर्मी में लोग होते हैं वो बहुत लंबे समय तक अपने घरों से दूर रहते हैं, तो एक अलग प्रकार के डिप्रेशन और इन सब का शिकार हो जाते हैं, तो सोसाइटी से उनको जोड़ने में भी सोशियोलॉजिस्ट की भूमिका है। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम लगाने में, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध तब अच्छे होंगे जब दोनों समाजों की, दोनों देशों की, दोनों राष्ट्रों की समझ उन्हें होगी, ताकि वो दोनों की कल्चर और सोसाइटी को समझ के काम कर सकें और उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग स्थापित कर सके। क्रिमिनल जस्टिस में, सिटी मैनेजमेंट में, और कुछ इमर्जिंग कैरियर्स हैं जैसे एक्शन प्रोग्राम है, विकास के क्षेत्र है, HRM है मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोफेशंस, लॉट्स ऑफ एरियाज जहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि समाजशास्त्र को पढ़ के हम किसी एक या दो फील्ड में ही जा सकते हैं। समाजशास्त्र, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि समाजशास्त्र बहुत व्यापक समझ आपको पैदा करता है। हर क्षेत्र में समाजशास्त्री की जरूरत होती है, क्योंकि हर क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र हैं वो सब समाजशास्त्र उन सबको कवर करता है। व्यक्ति से जुड़ा हुआ हर क्षेत्र, चाहे वो पॉलिटी है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है ना, राजनीति है, अर्थशास्त्र है, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम है, हर एक क्षेत्र को कवर करता है समाजशास्त्र। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि जो
आज हमने बात की यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी की, उसने आपको एक व्यापक विजन दिया होगा, है ना, एक व्यापक समझ दी होगी कि समाजशास्त्र जो है वो किस तरह से आपके अंदर एक व्यापक समझ पैदा करता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। फिर भी कोई डाउट हो तो आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।